हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट स्कॉलर्स। आज हम स्मार्टली पढ़ने वाले हैं 7 पोएम्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश बुक। या यू हर्ड इट राइट। तो आज हम 7 पोएम्स कंप्लीट करने वाले हैं। सो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा है तो उसको भी अच्छे से समझ जाएगा। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, आपको सारे पोएम्स जो है क्लियर हो जाएंगे। लाइक फर्स्ट वन इज डस्ट ऑफ स्नो, नेक्स्ट फायर एंड आइस, एंड उसके फॉलोइंग में जो भी पोएम्स है सारे हम लोग कवर करेंगे टिल ट्रीज। ठीक है, ट्रीज पोएम तक सारे पोएम्स जो है आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, इससे आपको आंसर राइटिंग कि इस पोएम से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आंसर्स राइटिंग कैसे करनी है, पोएम का मेन मैसेज क्या है, क्या बोला गया है, राइमिंग स्कीम क्या है, पोएट कौन है, सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट पोएम विच इज़ डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इसके पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब ये तो हमारे लिए परिचित है ना। तो इनके पोएम्स हमने ऑलरेडी बहुत सारे पढ़े हैं। अब इस पोएम में एक सिंपल इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है कि एक सिंपल सा छोटा सा इंसिडेंट नेचर के द्वारा वो इंसिडेंट पोएट के लाइफ में एक बिग चेंज कैसे बन जाता है। ठीक है, तो पोएट जो है इनिशियली अपसेट थे, उनका मूड अच्छा नहीं था। ठीक है ना, वो मतलब उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उस दिन। और वो एक हेमलॉक ट्री, ठीक है मैं यहाँ पे एक हेमलॉक ट्री बना देती हूँ। आई डोंट नो वो कैसे दिखता है बट या सो एक ट्री, अब पोएट इसके नीचे खड़े हैं। ठीक है, या तो वो वहाँ से जा रहे हैं या तो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। उतना अच्छे से क्लैरिटी में नहीं बताया बट जो भी हो, हेमलॉक ट्री पे एक क्रो था, जिस क्रो ने उस ट्री को शेक किया, जिस वजह से जो फाइन पार्टिकल्स, डस्ट क्या होता है, डस्ट जो है फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, दिखता भी नहीं है वैसे, पाउडर जैसा होता है। सो वैसे ही फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो है पोएट पर गिरते हैं। क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो पोएट पे गिरते हैं, फेल ऑन द पोएट एंड चेंज्ड हिज मूड। अब सिंपल सा, मतलब ये पोएम भी अगर आप पढ़ोगे छोटा सा पोएम है। ठीक है, तो ये सिंपल सा पोएम है, आई मीन सिंपल सा इंसिडेंट है। इसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया, फ्रॉम सैड, फ्रॉम अपसेट, मेलनकली टू हैप्पीनेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है रूइड। अब ये रूइड का मतलब क्या है, एक जगह पोएट बोलते हैं पोएम में कि द डे आई हैड रूइड। तो रूइड मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब उन्होंने जितने भी पार्ट को, लाइक द डे, जिस डे पे भी ये वो जा रहे थे, तो जितने भी पार्ट में वो रिग्रेट में थे, अनहैप्पी थे, सो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं रूइड। हेमलॉक ट्री एंड क्रो रिप्रेजेंट पोएट्स डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स की हम बात करते हैं। अब ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अगर आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो सिंपल वर्ड्स आर ऑफ कोर्स गुड, बट ऐसे जैसे कि रूइड, ग्लूमी, सैड, काम, मतलब ये सारे अकॉर्डिंग टू द यूज़, हाँ मतलब कहीं पे भी कुछ भी नहीं यूज़ करना है, बट अकॉर्डिंग टू द यूज़ आप इनको अपने आंसर्स में यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये टिप हमारे इंग्लिश के टीचर ने हमें बताया था, सो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, बिकॉज कुछ अच्छा है तो उसको अपने पास नहीं सबको देना होता है ना। तो या तो कीवर्ड्स में है रूइड। रूइड का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हेल्ड इन रिग्रेट। ग्लूमी भी लाइक वैसा ही कुछ होता है, सैड सा। पीस मतलब ये आफ्टर द इंसिडेंट पोएट को कैसे लगा, ही वॉज फीलिंग पीस, काम, कंटेंटेड। और मेलनकली मतलब अगेन बैड। ठीक है, मतलब वो सैड में थे। और बैड ओमेन्स मतलब जो क्रो और हेमलॉक ट्री है, वो आगे हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट है इस पोएम में उसके अंदर। सो जो क्रो एंड हेमलॉक ट्री है उनको बैड ओमेन माना जाता है। इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब कुछ अच्छा और इनऑस्पिशियस मतलब कुछ गंदा, बेकार, लाइक अच्छा नहीं है वो चीज़। ठीक है, और हेल्पलेसनेस, चीयरफुलनेस, मतलब पहले अपने आप को पोएट जो है हेल्पलेस फील कर रहे थे, उसके बाद जैसे वो इंसिडेंट हुआ उनके ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो पड़ा, तो वो चीयरफुल फील करना शुरू कर दिए। अब इसमें क्या डिफरेंट है, क्या मैसेज है, हम सारा देखेंगे। यूजुअली द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर यूज्ड एज बैड ओमेन्स, बट इन दिस पोएम पोएट इन्वर्ट्स दीज सिम्बॉल्स टू ब्रिंग आउट ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि क्रो और हेमलॉक ट्री को हम बैड ओमेन्स से रिलेट करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हमने क्रो का नाम लिया और आपके मन में अच्छा क्रो कोई अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है ना। कि सोसाइटी में ये प्रिजुडिस, ये स्टीरियोटाइप्स बन चुके हैं कि ये जो है बैड ओमेन्स ही है, इनसे कोई अच्छा चीज़ नहीं हो पाएगा। तो पोएट जो है इस सिम्बॉल को इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट मतलब उल्टा करते हैं, और ऐसा करते हैं कि ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब नेचर में कोई भी थिंग इनऑस्पिशियस नहीं है, कोई भी थिंग बैड नहीं है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। थ्रू दिस he also want to symbolize that nothing is inauspicious in nature, जिसके हम इन चीज़ों को inauspicious मान रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर, मदर अर्थ में हर एक थिंग ऑस्पिशियस है, हर एक थिंग अच्छी है, अपने आप में हर चीज़ अच्छी होती है ना। वी आर ह्यूमन्स हु आर मेकिंग रॉन्ग स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिस अबाउट दिस थिंग्स। हम लोग जो है इनको गंदा बना रहे हैं, बस इतना ही। सो इस पोएम में यही थिंग्स है। सो एक पेज में हमने ये पोएम ही कवर कर दी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। ये भी उसी के साथ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है इसको, और इसका राइमिंग स्कीम है ABAA। और यहाँ पे फायर एंड आइस के बारे में बताते हैं, मतलब इस पोएम में पोएट जो है अर्थ के एंड के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से अर्थ जो है खत्म हो जाएगा, हमारा जो मदर अर्थ है वो खत्म किन चीज़ों की वजह से हुआ, या तो फायर की वजह से या तो आइस की वजह से। अब आप देखो इसके दो मीनिंग्स है। अगर आप लिटरली
मतलब जो फायर, जो आग है, उसके लिटरल मीनिंग में जाओगे तो उससे भी हम लोग समझेंगे इसको, और सिंबॉलिक मीनिंग में भी हम जाएंगे, ठीक है। तो फायर, अगर पूरे अर्थ में मान लो फायर लगी, आग ही आग लगी, सारे ट्रीज, हाउसेस, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, तो ऑफकोर्स अर्थ तो डिस्ट्रॉय होगी। अगेन आइस में भी यही है, आइस से भी अर्थ एंड हो सकता है, कैसे कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया, हर जगह फ्रीज हो गई, अगेन ट्रीज, हर थिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर भी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो लिटरल मीनिंग ये। अब सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? सो फायर यहाँ पे सिंबलाइज करता है ह्यूमन के डिजायर को, बैड डिजायर। मतलब आप ये मत सोचना कि हमारे अंदर अच्छी डिजायर नहीं होनी चाहिए, हमको अच्छे मार्क्स आने चाहिए, हमको अच्छा कुछ अचीव करना है, ये डिजायर की यहाँ पे बात नहीं हो रही। हमारी जो बैड डिजायर्स होते हैं ना, कुछ ऐसे ग्रीडीनेस जो होता है ह्यूमंस के अंदर, सो वो यहाँ पे बताया जा रहा है, बैड डिजायर, लस्ट। सो ये सारी चीज़ें जो है फायर को सिंबलाइज करते हैं। और आइस मतलब ह्यूमंस के अंदर जो हेट्रेड होता है, जो इनडिफरेंस होता है कि मैं बड़ा तू नीचा, ऐसे जो हेट्रेड होता है आपस में, उसको सिंबलाइज कर रहा है आइस, ठीक है। सो ये दोनों ही ह्यूमन के बहुत ही डिस्ट्रॉइंग इमोशंस है, ठीक है ना। ये जो डिजायर और जो हेट्रेड है ना, आप ये मेमोराइज कर लो कि फायर इज सिंबलाइजिंग डिजायर हियर एंड आइस इज सिंबलाइजिंग हेट्रेड हियर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम से। पोएट सेज दैट बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू ब्रिंग अर्थ टू अ कैटास्ट्रॉफिक एंड। मतलब दोनों ही इक्वल है, मतलब ऐसा नहीं है कि हेट्रेड से अर्थ एंड नहीं होगा या फिर फायर से अर्थ एंड नहीं होगा, दोनों से ही अर्थ जो है एंड में आ सकता है। और यहाँ पे मैंने 2 स्टार मार्क इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इस चैप्टर, इस पोएम से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसका समरी ही देना होता है, तो जब हम समरी देंगे तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी लेट आवर इमोशंस rule us, if we don't control them, then they will surely destroy everything around us. This is very important, है ना। अगर हमारे इमोशंस, ये डिस्ट्रॉइंग जो हमारे इमोशंस है, लाइक हेट्रेड एंड डिजायर, अगर ये इमोशंस हमको रूल कर रहे हैं, लाइक हम लोग इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो यही हमारे अराउंड सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही है मैसेज भी, इस पोएम से जो भी मैसेज मिल रहा है ना, ये यही मैसेज है, ठीक है। और कीवर्ड्स तो हमको करने ही है, तो कीवर्ड्स में है डिजायर, लस्ट, ग्रीड, हेट्रेड, इंडिफरेंस, कैटास्ट्रॉफिक एंड। और ये एक पर्सोनिफिकेशन, लाइक पर्सोनिफाई किया गया है, मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक पोएम है। तो यहाँ पे हमने 2 पोएम्स कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट है टाइगर इन द जू। यहाँ पे इस पोएम में फ्रीडम के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? फ्रीडम के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटिफुल पोएम इट इज। सो इसके बारे में, मतलब इस पोएम में हमको डिफरेंस बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द फॉरेस्ट, लाइक डिफरेंट स्टैंडर्स में क्या क्या है उसका समरी तो मैंने लिख ही दिया है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो इस पोएम में टाइगर के बारे में बात हो रही है। लाइक टाइगर हियर सिम्बलाइजेस एवरी एनिमल। लाइक जू में हम लोग जानते हैं कि आजकल हमारे एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हम लोग खुद को एंटरटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स लाइक टाइगर, एनीथिंग, एनी वाइल्ड एनिमल को हम क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रख रहे हैं और उसके फ्रीडम को पूरी तरीके से छीन रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर सेल्फिशनेस। जू वाले ऐसा कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वी गो टू जू। कितने लोग जू में नहीं जाते हैं टू जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस, राइट। सो यहाँ पे इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्टैंजा 1 में टाइगर जो है जू में रहकर कैसा पावरलेस, हेल्पलेस फील करता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ही वॉक्स विथ हिज सॉफ्ट वेलवेटी पॉज इन लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज, ही इज क्वाइट नाउ बिकॉज ही इज फीलिंग हेल्पलेस एंड पावरलेस नाउ, ठीक है। क्योंकि फायर जो है, फायर क्यों बोल रही हूँ मैं, टाइगर, सॉरी। सो टाइगर जो है अभी जू में, ठीक है, तो जू में ही नोस कि अब जो है कुछ भी नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल अपने आप को, जो उसका फेरोशियस कैरेक्टर होता है ना, वो कैरेक्टर अभी उसका चला गया है। अब वो जो है बिल्कुल ही हेल्पलेस फील कर रहा है। वो जो लिमिटेड स्पेस है ना, उस केज के लिमिटेड स्पेस में ही वो वॉक कर रहा है, टू एंड फ्रो वॉक कर रहा है विद सॉफ्ट वेलवेटी पॉज, ठीक है। नेक्स्ट में अब पोएट बताता है कि ये जो है जू में टाइगर, बट इसको होना कैसे, कहाँ पे चाहिए था, उसके नेचुरल हैबिटेट में, लाइक फॉरेस्ट में, ठीक है ना। सो एक्सप्लेन्स अबाउट हाउ इट शुड बी, इसको कैसा होना चाहिए था। ही शुड बी हाइडिंग इन द शैडोज ऑफ द ट्री वेटिंग फॉर हिज प्रे, लाइक एग्जाम्पल एक प्लम्पी डियर हो सकता है वो, नियर द वाटर बॉडी। यहाँ पे टाइगर जो है उसको होना क्या यहाँ पे चाहिए था, फॉरेस्ट में। सो लाइक उसके नेचुरल हैबिटेट में वो टाइगर कैसा होता है कि वो हाइड करता है ना, ट्रीज के शैडोज के नीचे हाइड करता है, लर्किंग इन शैडोज करके यहाँ पे एक वर्ड भी यूज़ किया है। लर्किंग इन शैडोज मतलब होती है हाइडिंग इन द शैडोज ऑफ द ट्रीज, और वो वेट किसके लिए करता है, अपने प्रे के लिए। यूजुअली टाइगर और डियर को हम एसोसिएट करते हैं ना एज प्रे एंड कैचर। सो एक प्लम्पी मतलब एक अच्छा हट्टा कट्टा सा डियर जो है, वहाँ पे वाटर बॉडी के पास ही वो यूजुअली टाइगर जो है वेट करता है, ताकि वहाँ पे एक डियर आए, वहाँ पे पानी पीने के लिए आए और वहाँ पे वो उसको कैच कर ले और खा ले। ऑफ कोर्स उसका नेचुरल कैरेक्टर ही वो है ना। और नेक्स्ट में भी वो टाइगर इन द फॉरेस्ट के बारे में ही बताता है कि वो टाइगर जो है जंगल के एज में जाता है। जंगल मतलब जंगल पूरा नॉर्मल जंगल है, अब एज में जाते ही रेजिडेंसी शुरू हो जाएगी ना। रेजिडेंसी मतलब लोग वहाँ पे विलेजर्स होंगे, लोग रहेंगे वहाँ पे। रेजिडेंसी में जाके टाइगर क्या करता है, मजे लेता है। लाइक ही शोज हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉस, उसके जो अच्छे से टीथ होते हैं उनको दिखा के उनको टेरराइज करता होता है, रोर करता है और उन विलेजर्स को टेरराइज करता है, मतलब डराता रहता है। और स्टैंजा 4 में अगेन टाइगर इन द जू, बट यहाँ पे
नाउ ही इज लॉक्ड इन अ स्मॉल स्पेस, एक लिमिटेड स्पेस में जो टाइगर है रेस्ट्रिक्टेड है. हिज स्ट्रेंथ एग्जिस्ट बिहाइंड द बार्स ऑफ द केज, उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो वेस्ट जा रही है ना, केज के बार्स के पीछे ही उसका सारा जो है स्ट्रेंथ है. ही इज नाउ इग्नोरिंग विजिटर्स. अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये क्वेश्चन आता है कि वाई द टाइगर इज इग्नोरिंग विजिटर्स. सो टाइगर जो है विजिटर्स को इसीलिए इग्नोर करता है बिकॉज ही इज फीलिंग क्वाइट पावरलेस एंड हेल्पलेस नाउ. ठीक है ना, बिकॉज ही नोस. वैसे तो टाइगर को अगर कोई ह्यूमन बींग दिख जाएगा तो क्या वो छोड़ेगा? सो क्या वो इग्नोर करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं. बट नाउ ही इज इग्नोरिंग बिकॉज ही नोस कि उनके साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो बिल्कुल ही पावरलेस और हेल्पलेस फील कर रहा है. In stanza 5 में भी he is recalling his old days spent in the forest and cherishing them. Like अभी वो जो है ना, तो वो जू में ही है बट वो अपने ओल्ड डेज को रिकॉल कर रहा है. स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. ठीक है, वो स्टेयर कर रहा है कहाँ पे? स्टार्स में. यहाँ पे ब्रिलियंट स्टार्स जो है गुड ओल्ड डेज स्पेंट इन जंगल, इसको सिंबलाइज कर रहे हैं. और ब्रिलियंट आइज क्यों बोला है? क्योंकि जब हम लोग अपने कोई अच्छे से मेमोरीज को, गुड मेमोरीज को रिकॉल करते हैं तो हमारे आइज जो है ऑटोमेटिकली शाइन होने लग जाते हैं, तो इसलिए उन आइज को ब्रिलियंट आइज कहा है. और यहाँ पे कीवर्ड्स क्या होने वाले हैं? कीवर्ड्स होने वाले हैं माइटी क्रिएचर. हम ऐसे बोल सकते हैं द माइटी क्रिएचर, फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ कन्फाइड स्पेस, पावरलेस एंड हेल्पलेस जो है दूसरे कीवर्ड्स है. नाउ इसका मैसेज क्या है? ये पोएम हमको ऑफकोर्स मैसेज दे रहा है अबाउट फ्रीडम. एवरी लिविंग बीइंग डिजर्व्स फ्रीडम. हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज किसके बारे में बना रखे हैं? अबाउट अस ह्यूमन बींग्स, है ना. बट एनिमल्स भी डिजर्व करते हैं फ्रीडम. It is their natural instinct. As a man loves freedom, so do all animals. As we human beings can't think of life in a prison where we would feel pain, hurt, suffering, and torture. Similarly, it is not right to restrict the tiger in the prison. ठीक है, हम लोग इमेजिन करें हम एक दिन के लिए एक प्रिजन में रहे, ठीक है, हमको बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट किया जाए, तो क्या हम लोग उसको अच्छा चाहेंगे? हम लोग उसको लाइक करेंगे? वो लाइफ को बिल्कुल भी नहीं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा वैसे प्रेजेंट में रहना. इवन वी एक्सपीरियंस दिस. हम जब लॉकडाउन में थे 2 years, जब कंप्लीट लॉकडाउन था, मतलब हमको घर से बाहर निकलने का आज़ादी नहीं थी, तब हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, क्योंकि हम लोग एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बिल्कुल बंद थे. हमारा फ्रीडम बिल्कुल ऐसा लग रहा था चला गया. तो हम लोग उस लाइफ को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे थे. ऑल दो हम अपने फैमिली के साथ थे, हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो एक अच्छी चीज़ थी. बट यहाँ पे टाइगर का वैसा कुछ है नहीं. उसको अकेला उस प्रिजन में रहना पड़ता है. उसके लिए तो वो प्रिजन है और हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट है. सो वी शुड नॉट एट ऑल डू दिस एंड वी शुड नॉट एट ऑल इंकरेज जूस. ठीक है ना. और कुछ लोग लाइक बर्ड्स को भी केजेस में रख के घर में पालते हैं. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, है ना. बर्ड्स को बनाया गया है कि वो इतनी एंडलेस इस स्काई को घूमे, ठीक है, इस पूरी वर्ल्ड को देखे. बट हम लोग उनके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करके जस्ट टू एंजॉय विद देम हम उनको बस केज में बंद कर देते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. अब यहाँ पे उतना कोई मैसेज नहीं मिल रहा है इस पोएम से, बट दिस इज लाइक ह्यूमरस पोएम, फनी पोएम, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है ऐसे लगता है. सो इस पोएम में हम लोग जानते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई डेंजरस एनिमल्स की. हम तो जानते ही हैं कि कैसे डेंजरस एनिमल्स को आइडेंटिफाई करें, बट यहाँ पे पोइट जो है एक फ़नी वे में बताते हैं कि कैसे कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आप रियल में पढ़ोगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पोएम में समझ नहीं आएगा, डायरेक्ट पढ़ोगे फिर भी समझ जाएगा, बहुत ईजी सा पोएम है. तो सबसे पहले बात होती है लायन की. लायन इज़ अ लार्ज टाउनी बीस्ट एंड इसका कैरेक्टर क्या है? रोरिंग. और इसमें और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अबाउट दैट, लाइट ब्राउनिश उसका स्किन होता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. सो नोटिस इफ ही ईट्स यू, ऐसा कुछ सारे लाइन्स यूज़ किए हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. और नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल टाइगर की. अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली आयरनी जो है लगी. आयरनी मतलब हो कुछ रहा है और बोला कुछ जा रहा है. लाइक अगर हम बोले आपके पास कोई छोटी सी चीज़ है, लेट सपोज आपने आंसर लिखा है और उसमें सिर्फ एक ही लाइन मेंशन किया है. फॉर सपोज आपका ये आंसर है, सिर्फ क्वेश्चन है इतना बड़ा सा और आपने सिर्फ इतना सा आंसर लिखा है, तो हमको यूजुअली बोलते हैं ना दोस्त हमारे कि कितना बड़ा आंसर लिख दिया तूने. तो यहाँ पे वो आयरनी है कि हो कुछ रहा है और बोला कुछ जा रहा है. तो उसी तरीके से नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. कभी टाइगर हमको ग्रीट करेगा? बिल्कुल भी नहीं. अगर हम दिखे तो बस पकड़ के खा लेगा ऑफकोर्स. तो यहाँ पे आयरनी हो रही. ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी फेरोशियस कैरेक्टर है, हम तो वो जानते ही हैं. और लेपर्ड की बात करें तो हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड. लाइक हाइड मतलब स्किन, यहाँ पे हाइड मतलब है स्किन एंड स्पॉट इज पेपर्ड. पेपर मतलब नोटिसेबल, मतलब उसकी जो स्किन है वो उसके ऊपर स्पॉट्स है, लाइक लेपर्ड पे स्पॉट्स होते हैं ना, तो वो स्पॉट जो है नोटिसेबल है. और ये एक अजाइल एनिमल है. और लेफ्ट एंड लेफ्ट ऑन यू. लेफ्ट मतलब जंप करता है, लेपर्ड है ना, तो ऐसे जंप करता है आपके ऊपर. तो यहीं पे इस स्टैंजा में पॉइंट बोलते हैं कि नोटिस कि वो अगर आपके ऊपर लेफ्ट कर रहा है, आपके ऊपर 2-3 बार लेफ्ट कर रहा है, तो वो एक लेपर्ड है. ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं. और बेयर में तो हु हग्स यू वेरी हार्ड. ठीक है, लेपर्ड बियर जो है आपको बहुत ज़्यादा जोर से हग करने वाला है, तो इसका कैरेक्टर क्या है? हग.
नाउ नेक्स्ट है क्रोकोडाइल एंड हाइनास. सो क्रोकोडाइल फॉल्स वीपिंग, बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू. सो फॉल्स वीपिंग कि उसको रोना तो नहीं होता है बट इट प्रेटेंड्स टू बी सैड, कि हम उस पर सिंपैथी दिखा दें. तो ये और हाइना जो है मेरी स्माइल्स की इट प्रेटेंड्स टू बी हैप्पी, बट ये दोनों ही बहुत ही कनिंग एनिमल्स हैं. सो अ नोवाइस माइट नॉन प्लस. अब नोवाइस माइट नॉन प्लस मतलब न्यू वन. अगर कोई न्यू वन है, कोई नया है, उनको एनिमल्स के बारे में नहीं पता, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये इतने फॉल्स एनिमल्स जो हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं चमेलियन के बारे में. क्या बोलते हैं, गिरगिट. तो गिरगिट के बारे में रंग बदलता रहता है अपना. इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री देर इज ए चमेलियन यू सी. सो अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है ट्री पे, मतलब वो अपना गिरगिट है ना, तो वो जहाँ पे भी जिस भी सरफेस पे जाता है उस सरफेस के अकॉर्डिंग अपना कलर जो है चेंज कर लेता है. सो अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग इट इज अ चमेलियन, ठीक है. नेक्स्ट है पोइटिक लाइसेंस के बारे में इस पोएम में जानना जरूरी है. पोइटिक लाइसेंस क्या है? टू गिव राइमिंग स्कीम सम वर्ड्स आर इनकम्प्लीट, ठीक है. तो इन और कंप्लीट को जोड़ लेना. आप ऐसे लग रहा है इन और कंप्लीट अलग अलग है, बट ये एक वर्ड है, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे और नोवाइस माइट नॉन प्लस, तो यहाँ पे नोवाइस माइट नॉन प्लस आना चाहिए ऐसा. बट राइमिंग स्कीम देने के लिए, वैसे इसका राइमिंग स्कीम मैंने लिखा है कि यहाँ पे, सो अनफॉर्चुनेटली मैंने लिखा है राइमिंग स्कीम लिखा है मैंने. इसका राइमिंग स्कीम है ABABCC, ठीक है. तो ऐसे राइमिंग स्कीम देने के लिए जो पोइट्स हैं उनको एक लाइसेंस होती है कि आप जो है इनकम्प्लीट वर्ड्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है. ऐसे ही लाइसेंस काश हमको भी मिल जाते हैं ना आंसर राइटिंग में, तो कभी मार्क्स ही ना करते जो भी. नेक्स्ट है बॉल पोएम. इट इज अ पोएम अबाउट अ स्मॉल किड, अ बॉय हु लॉस्ट हिज बॉल. हिज चाइल्डहुड मेमोरीज वर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है. तो ही लव्स दैट बॉल सो मच. लाइक हम कोई भी चीज़ है, बचपन में ऐसा बहुत होता था, लाइक गर्ल्स हैं तो डॉल से ऐसे कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो जाते थे. अगर कोई उस डॉल को ले तो बहुत ज़्यादा रोते थे, ऐसा होता था ना, एसोसिएट हो जाते थे. तो वो बॉय जो है उस बॉल से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड था. नाउ ही वॉज फिल्ड विद सॉरो. क्यों? क्योंकि उसकी बॉल जो है चली गई थी, तो अब वो जो है बहुत ज़्यादा रो रहा था. ही वॉज फिल्ड विद सॉरो. पोइट फील्स दैट नो यूज टू से दैट देयर आर अदर बॉल्स टू. लाइक वो पोइट जो है उसको मनी ऑफर कर सकते थे या फिर न्यू बॉल्स खरीद के दे सकते थे, दुनिया में कितने सारे बॉल्स हैं ना. तो बट ऐसा कोई नो यूज है, बिकॉज ऑल हिज चाइल्डहुड डेज वेंट इन टू हॉर्बर, ठीक है. क्योंकि जो मेमोरीज एसोसिएटेड विद थे विद दैट थिंग द बॉल, तो वो वापस नहीं आएंगे ना. दूसरे बॉल से वो कैसे एसोसिएट हो पाएगा? उसकी जो चाइल्डहुड डेज है उस बॉल के साथ उसने कितने स्पेंड किए, वो सारे हार्बर में चले गए, है ना. नाउ अ पोएट जो है, द पोएट सेज दैट द बॉय हैज़ टू लर्न दैट इन दिस मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में. इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मेनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, बी इट द वर्ल्डली थिंग्स और रिलेशनशिप्स, ही इज इन पोजिशन, ठीक है. तो यहाँ पे इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमको, मतलब एज टीनेजर्स और चिल्ड्रन, हमको ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोग कुछ चीज़ों के साथ, कुछ रिलेशनशिप्स के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट हो जाते हैं. बट व्हेन दे आर लॉस्ट वी लाइक स्टैंड स्टिल. हमारी जो दुनिया है स्टॉप हो जाती है. तो ऐसा स्टॉप नहीं होना चाहिए, बिकॉज लॉस इज इनएविटेबल. बॉल पोएम टीचर्स अस दैट लॉस इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है. कोई भी चीज़ अगर हमारे लाइफ में आई है तो वो कभी ना कभी जाएगी, ठीक है. तो वो जो लॉस है वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है. एंड हाउ टू कोप अप विद द लॉस ऑफ पोजेशन. हम जिन चीज़ के लिए एकदम पोजेस्ड होते हैं, तो उन पोजेशंस के लॉस पर हमको कोप अप करना है. तो यहाँ पे इस पोएम में जो बॉय था उसने अपना फर्स्ट लेसन सीखा कि कैसे भी अगर कोई पोजीशन उसकी लॉस हो जाती है तो उसके लॉस से कोप अप होके मूव ऑन कैसे करना है, ये पोएम हमको ये सिखाता है. सो कीवर्ड्स है सॉरोफुल. जब बॉय जो है लॉस्ट हो गया था तो सॉरोफुल था, हेल्पलेस था, सैड था, और इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, व्हाट इज दैट? लॉस, ठीक है. और एक ट्राइवल इवेंट हुआ. यस, अमेंडा एक ऐसे लगता है कि टीनेजर्स के लिए बनाई गई है ये पोएम, कि कैसे अमेंडा एक स्कूल गोइंग गर्ल है, एक टीनेजर है. उसको उसकी मॉम, यूजुअली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट मदर्स ही जो है नैक करते हैं ना. तो उसकी मदर जो है उसको बार बार नैक करती रहती है, टोकती रहती है हर बात पर. तो वो हर बात पर जब भी उसकी मॉम जो है उसको टोकती है तो वो एक दुनिया में चली जाती है. वो अपने आप को अलग अलग चीज़ों में इमेजिन करती है, इमेजिनेशन में वो रहती है. सो फर्स्ट स्टैंजा में क्या होता है कि हर मदर स्टॉप टू बाइट हर नेल्स, हंच द शोल्डर्स, स्लाउचिंग एंड आस्क टू सिट अप स्ट्रेट, है ना. सारे मदर्स बोलते हैं, कभी ना कभी हमने सुना होगा कि झुक के मत बैठो, नाखून मत खाओ, मतलब नाखून मत मुंह में डालो, या फिर सीधा बैठो, ऐसे सब कुछ मॉम्स बोलते रहते हैं. तो जब उसकी मॉम ये ऐसे बोलती है तो अब अमेंडा क्या करती है? इमेजिन्स हरसेल्फ एज अ मर्मेड. मर्मेड हम सारे लोग जानते हैं, फेरी टेल्स में देखा ही होगा. अगर आप नहीं जानते हो तो गूगल में एक बार सर्च कर लेना मर्मेड, तो आ जाएगा पिक्चर. सो मर्मेड is lonely and peacefully moving in the emerald sea. emerald sea मतलब एक ग्रीनिश कलर का सी है. वहाँ पे वो अपने आप को इमेजिन करती है कि किस तरीके से एक मोमेंट जो है लोनली, अमेंडा को जो है लोनलीनेस चाहिए था, एक पीसफुलनेस चाहिए था जो उसको अपने घर में नहीं मिल रहा था. तो वो अपने आप को एक मोमेंट जैसे इमेजिन करती है और बोलती है
लाइक मैं जो है एक मर्मेड बन के एमरल्ड सी में पीसफुली विद द वेव्स मैं मूव ऑन करूँ, तो वो फर्स्ट उसका इमेजिनेशन होता है मर्मेड, याद रखना होगा। नेक्स्ट है उसकी मॉम वापस टोकेगी, है ना। हर मदर आस्क हर टू कंप्लीट हर होमवर्क, टाइडी हर रूम, क्लीन हर शूज। अब अमांडा क्या सोचती है, अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज ऑर्फन। ऑर्फन यानी क्या ना, अब यहाँ पे वो नहीं चाह रही है कि उसकी मम्मी पापा मर जाए, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑर्फन मतलब मैंने जैसे आपको फर्स्ट स्टैंजा में ही बताया था कि अमांडा को लोनलीनेस बहुत पसंद था, उसको अकेला रहना पसंद था। अब ऑर्फन थी, अगर इमेजिनेशन में अगर वो ऑर्फन है तो वो अलोन ही रहेगी, लोनली रहेगी, तो वो अब ऑर्फन बन के लोनली में स्ट्रीट्स में घूमना चाहती है, मेकिंग पैटर्न्स इन द सॉफ्ट डस्ट विथ बेयर फुट। तो जो सॉफ्ट डस्ट होता है ना, उसमें बेयर फुट चलने में बड़ा मजा आता है, बट यूजुअली पेरेंट्स ऐसा करने में मना करते हैं, है ना। शी फील्स साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, ऑफ कोर्स, है ना। साइलेंस बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, एंड मुझे तो साइलेंस बहुत पसंद है। सो द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। अमेंडा's mother stops her from eating chocolates because she get acne when she eats that. ठीक है, तो जब भी वो चॉकलेट्स खाती है तो अमेंडा को एक्ने हो जाता है, तो इसलिए उसकी मम्मी बोलती है कि चॉकलेट्स मत ज़्यादा खाओ। अब इसके लिए भी वो इमेजिन करेंगी, शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज रपेंजल। रपेंजल कौन है, अगर किसी को नहीं पता तो एक फेरी टेल कैरेक्टर है। अब इसका इमेज वापस गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो उसके बाल ना बहुत लंबे होते हैं, तो एक बड़े से टावर में कैप्चर्ड होती है, तो अगर किसी को भी आना होता था ना तो वो अपने हेयर को लीव करते थे और वो उस ब्राइट लॉन्ग हेयर को पकड़ के क्लाइम करके वो उस तक पहुंचते थे। तो अमेंडा क्या बोलती है कि मैं रेपेंजल बनूँ तो सही, लेकिन मैं अपनी जो ब्राइट हेयर होगी, जो लॉन्ग हेयर होगी मेरी, उसको कभी भी नीचे नहीं दूँगी, कोई भी, मतलब वो चाहती है कि कोई भी उसके पास नहीं आए, हमेशा हमेशा के लिए वो अकेले रहे। ठीक है, अमेंडा, अब उसकी अमेंडा's मदर आस्क हर नॉट टू बी सो मूडी। ठीक है, वो सल्किंग करती रहती है, सल्किंग मतलब मूडी होना, सैड होना। तो वो उसकी मदर बोलती है कि इतना हर समय मूडी मत रहा कर, इतने बैड मूड में मत रहा कर, वरना लोग सोचेंगे कि मैंने तेरे को नैग किया। ठीक है, बल्कि वो नैगिंग ही करी जा रही है। ठीक है, तो इस पोएम में यूजुअली ऐसे आते हैं क्वेश्चंस कि अमेंडा के मदर ने जो किया वॉज दैट राइट, या फिर अमेंडा जिस तरीके से इमेजिन कर रही है क्या वो सही है, अमेंडा अच्छी किड है या नहीं। तो वैसे तो कही तो अमेंडा बहुत रिस्पेक्टफुल चाइल्ड है, पता है क्यों? क्योंकि आजकल के किड्स को अगर ऐसा ना किया जाता है तो हम एक्शन का रिएक्शन मतलब ऐसे मुंह पे दे देते हैं। लाइक अगर किसी ने हमको कुछ बोला, लाइक पापा मम्मी किसी ने भी बोला, तो हम ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता करके हम जल्दी से जल्द वापस उसको रोक देते हैं उनके बात को। बट ये शांत रही, जस्ट उसने अपने मन में सोचा, जो भी सोचा, बाहर कुछ नहीं कहा, है ना। तो नेक्स्ट पोएम है द ट्रीज। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, और इसको समझने में या थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अगर हम इसको दोनों तरीके से समझ लेंगे, वुमेन के पर्सपेक्टिव में और ट्रीज के पर्सपेक्टिव में, दोनों में समझ लेंगे तो ये बहुत ही ईजी और अच्छी पोएम है। लाइक अच्छा मैसेज देती है अबाउट वुमेन इमेंसिपेशन, लाइक वुमेन्स फ्रीडम के बारे में ये पोएम जो है बात करती है। तो इसकी पोइटिस है एड्विन रिच। नाउ बात करते हैं हम इस पोएम के बारे में। इसमें ट्रीज आर सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटिंग वुमेन। ठीक है, वुमेन को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टैंजा 1 के बारे में बात करते हैं। तो स्टैंजा 1 में पोइटिस जो है क्या कह रही है कि वुमेन आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट। लाइक वुमेन को जो है इतने दिन कहाँ पे रहना पड़ता था, इंडोर्स में, रिस्ट्रिक्टेड कन्फाइड स्पेस में रहना पड़ता था। बट नाउ वुमेन आर मूविंग आउट ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। प्रेजेंस ऑफ वुमेन आउटसाइड द वर्ल्ड इज वेरी लो। ये कैसे पता चलता है कि इतने दिन, वो लाइन है कि इतने दिन जो है फॉरेस्ट खाली था, वहाँ पे ट्रीज नहीं थे, यानी कि फॉरेस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड को। ठीक है, तो इस वर्ल्ड में जो है वुमेन नहीं थी, तो वर्ल्ड जो है खाली था। और जो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारे लोग जो है शेल्टरलेस थे, मतलब ये सारे एनिमल्स जो है शेल्टरलेस थे, क्योंकि यूजुअली फॉरेस्ट में ये ट्रीज ही उनके लिए शेल्टर होते हैं, है ना। तो अब वुमेन जब आ जाएंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैसेज में मिल रहा है कि वर्ल्ड विदाउट वुमेन इज इनकम्प्लीट, कि विदाउट वुमेन के वर्ल्ड जो है कंप्लीट कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना। दैट्स ट्रू। स्टैंजा 2 में कैसे कहती है कि वुमेन आर प्रिपेयरिंग टू मूव आउट ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द पैसेज, टायर्ड ऑफ ऑपरेशन। लाइक वो जो है वुमेन्स जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है इस ऑपरेशन से जो उन पर किया जा रहा है इन द इंडोर्स। अब वो कैसे जा रही है, लाइक न्यूली डिसेंडिंग, सॉरी यहाँ पे नहीं है, हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। हम लोग अगर कभी हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट हुए तो आपको अच्छे से समझ जाएगा वो कि अगर कुछ दिन हम हॉस्पिटल में रहते हैं और जैसे ही डिस्चार्ज का दिन आता है, हम बाहर आने वाले, तो हमको ऐसा लगता है कब मैं बाहर जाऊँ। तो वुमेन्स भी उसी फीलिंग में थे कि कब उनको बाहर जाने को मिलेगा। दे आर डिसेंजिंग देमसेल्व्स।
स्टैंजा 3 में पोएट इज हार्डली मेंशनिंग द डिपार्चर ऑफ ट्रीज फ्रॉम द इंडोर टू द फॉरेस्ट, द स्मेल ऑफ न्यूली ब्लॉसम लीव्स, जो स्मेल ऑफ न्यूली ब्लॉसम लीव्स कि अभी अभी जो वुमेन बाहर आ रही है, तो दिस इज गिविंग अ न्यू होप एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, ठीक है ना। अब जो वुमेन्स पहले घर के अंदर रहकर जो सारा अत्याचार सह रही थी, अब वो खत्म होने वाला है एंड एक न्यू होप आने वाला है, न्यू एरा आने वाला है। इस सारे चीज़ों के बारे में पोएट बता रही है। नेक्स्ट स्टैंजा 4 में पीपल आर विस्परिंग अबाउट द न्यूली कमिंग वुमेन। अब जब वुमेन बाहर आती है ना, तो कोई ना कोई होता है जो उसको उसके बारे में विस्पर करते हैं ना, कुचर 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 हर समय चलती रहती है। तो यही उसके बारे में बताया जा रहा है। दे आर ब्रेकिंग द ऑब्स्ट्रकल्स, यहाँ पे दे आर ब्रेकिंग द ग्लास। ग्लास यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्स्ट्रकल्स को। जो ऑब्स्ट्रकल्स जो है वुमेन सह रही हैं, सहती आ रही हैं, उन सारे ऑब्स्ट्रकल्स को ब्रेक कर कर they are coming out. Wind rush to meet them, to greet them. The moon is broken like mirror, its pieces flash now in the crowd. So अब वुमेन्स बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे हम लोग ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर ट्रीज़ बाहर आ गई, फॉरेस्ट में आ गई, ट्रीज़ का ग्रोथ बढ़ गया है। अगर आप ट्रीज़ के पर्सपेक्टिव में देखो तो ट्रीज़ को हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं। सो इस डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना सोसाइटी में। ट्रीज़ के अलावा दुनिया इनकम्प्लीट है, जैसे कि वुमेन के अलावा दुनिया इनकम्प्लीट है। तो अगर ट्रीज़ नहीं होंगे फिर भी दुनिया इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो जब ट्रीज़ का ग्रोथ बढ़ गया है फॉरेस्ट में, तब क्या होने वाला है? तो अगर हम नाइट में ऑब्जर्व करें तो इफ़ दिस इज़ अ मून, ठीक है, तो अगर ये मून है, तो जब ट्रीज़ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ओक ट्री का एग्जाम्पल लिया है, तो जब ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, तो ये ट्रीज़ का हाइट जो है इस मून को पीसेस में ब्रेक करता है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है, तो ये ट्रीज़ जो है इसको, इस मून को पीसेस में ब्रेक करते हैं। हमको फुल मून नहीं दिखाई पड़ता, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी, है ना। ये इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। एक बार समरी देख लेते हैं। The poet symbolically talks about women who have been healed and are ready to move out of their houses. अब न्यू, जैसे मैंने आपको बताया, beginning of new era. As women have remained indoors, the forest has become empty. The birds and insects are shelterless. The sun rays do not have the trees to fall upon. अब स्टैंजा 1 में और एक भी होता है कि सन जो है, जब बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं तो उसके जो रेस है वो डायरेक्ट नहीं पड़ते, ट्रीज़ की कैनपी के थ्रू जाके ज़मीन पे पड़ते। तो अब सन रेस के पास कोई ऐसा कैनपी नहीं है, क्योंकि ट्रीज़ ही फॉरेस्ट में नहीं है ना। नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर वर्किंग हार्ड टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ वेरांडा। वेरांडा क्यों क्या है? क्योंकि इतने दिन वुमेन को घर में रहना पड़ा है। अब दे आर ट्राइंग टू गेट फ्रीडम, ठीक है ना, वेयर दे हैव रिमेन फिक्स्ड। द लीव्स एंड ब्रांचेस आर मूविंग टूवर्ड्स द ग्लास विंडोज। दे आर डिस्प्रेड टू मूव आउट just like a newly discharged patient who has not recovered completely. The poet is sitting in her house with the doors of the veranda open. She is writing letters but does not mention this movement of the trees. Next time, it is night time, the sky is clear and a bright moon is visible. She can smell the leaves and lichen which seem to be calling out desperately. She hears the glass of the window pane breaking. अब glass ऑफ द विंडो पेन ब्रेकिंग, इसका मतलब क्या है? दे आर ब्रेकिंग द ऑब्स्ट्रकल्स जो उनके वे में आ रहे हैं। द ट्रीज आर मूविंग आउट एंड फास्ट ब्लोइंग विंड एम्ब्रेसेस देम एज द ट्री हैव रीच्ड द फॉरेस्ट। द tall strong oak tree overshadows the moon and it seems that the moon has been broken into several pieces, ठीक है। सो यहाँ पे वुमेन एमेंसिपेशन के बारे में ही बात हो रही है। वुमेन कैसे बाहर आ रहे हैं, कैसे जो है वुमेन आर गेटिंग फ्रीडम, दे आर मूविंग टू दिस मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड। सो ये सारी चीज़ों के बारे में इस पोएम में बताया गया है। सो वी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 7 poems in just one video. I tried my best to explain everything important regarding through this poems. So अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और जो भी आपको करेक्शंस करवाने हैं, मतलब एनीथिंग यू वांट टू बी करेक्टेड, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भी आपकी फीडबैक है वो भी ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपकी अच्छी रिविजन होगी। सो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।